हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो। हम भी अपनी तरफ से ज़ोरों शोरों से लगे हैं जल्दी से जल्दी वीडियो अवेलेबल कराने में। हमने जितने भी नए टॉपिक हैं सारे वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। मैंने सारे वीडियो अवेलेबल करा दिए हैं। अभी हमारा यूनिट 1 के बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, यूनिट 6, यूनिट 9 और जो आपका यूनिट 10 है, सारे के सारे वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। मतलब आपको हर एक टॉपिक के यूनिट वाइज जो है वो वीडियो मिल जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट में, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। अभी हमारे जो टॉपिक चल रहे हैं वो आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन चल रहा है। उसके अलावा मध्य प्रदेश और का इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है, मध्य प्रदेश और भारत का, वो चल रहा है। मध्य प्रदेश इकोनॉमी में हमने देखा था आत्मनिर्भर भारत, उसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू। आप वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर जरूर देखिए। मैंने बहुत ही आसान तरीके से वो सारी चीजें आपको याद कराई हैं और आपको वहां से एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, तो अपने 2 नंबर आप बिल्कुल वहां पे पक्का करिए, ठीक है। उसके अलावा हमारे बहुत सारे बैचेस भी चल रहे हैं, तो आप जो आपका ब्राह्मी एकेडमी का एप्लीकेशन है वहां जाकर चेक कर सकते हैं हमारे कौन कौन से ऐप चल रहे हैं। सारी चीजें मैं ही करवा रही हूँ डिटेल में, जैसे यहाँ पे करवाते हैं वैसे ही, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही याद अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है सतत विकास। ये याद रखिएगा कि सतत विकास वाला जो पोर्शन है वो अपने सिलेबस में 2 जगह पे मेंशन है। यूनिट 6 में आपको क्या मिलेगा, यूनिट 6 में यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति। अब देखिए ये अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन है। अर्थव्यवस्था में पूछा हुआ है सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे यूनिट 7 की। यूनिट 7 जिसमें कि विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य है। तो जो ये आपका पर्यावरण वाला पोर्शन है, इसके अंतर्गत आता है ये आपका सतत विकास की अवधारणा एवं एसडीजी। तो यहाँ पे जो सतत विकास की अवधारणा है, आपका एसडीजी गोल्स हैं, ये पूछा जाता है पर्यावरण में। तो याद रखिएगा जब हम सतत विकास पढ़ेंगे, हम एसडीजी गोल्स पढ़ेंगे, तो हमें दिमाग में 2 चीजें रखनी है। एक क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है पर्यावरण से रिलेटेड, जो आपका इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है वहां से। एक क्वेश्चन आपका आएगा इकोनॉमी वाले सेक्शन से, ठीक है। तो हमें 2 तरीके से पढ़ना है, मतलब 2 चीजें दिमाग में लेकर रखनी है। जैसे आपका सेम टॉपिक अगर अलग अलग सब्जेक्ट में पूछा जाता है तो सीधी बात है आप उससे रिलेटेड उस चीज के बारे में मेंस में लिखते हैं। सेम ऐसे ही एसडीजी आपका सतत विकास है, पर्यावरण में पूछा गया है तो हम पर्यावरण से रिलेटेड चीजें डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी वाला सेक्शन जो पूछा गया है इकोनॉमी में, तो हम इकोनॉमी वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सीधी बात है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अलग अलग ही रहेगा एसडीजी गोल्स। एसडीजी गोल्स जो आपके 17 हैं वो तो वही रहेंगे, बस आपको समझने का तरीका और उसमें जो आपकी डिटेलिंग रहेगी, पर्यावरण वाले में पर्यावरण से रिलेट रहेंगी चीजें, अर्थव्यवस्था वाले में अर्थव्यवस्था से चीजें हम रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वाला पेज नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बैकग्राउंड व्हाइट है, तो आप क्वालिटी थोड़ा इंक्रीज कर लीजिएगा तो दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम किससे पढ़ेंगे, सबसे पहले देखिए आपका जो यूनिट 7 है जहां पे है सतत विकास की अवधारणा, तो चालू तो हम बेसिक से करेंगे। पहले आपको पता हो कि सतत विकास की अवधारणा है क्या, कहां से आई है। उसके बाद हम देखेंगे कि सतत विकास में फिर मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य क्या होते हैं, उन लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, फिर हम उसके बाद देखेंगे। तो आपका जो पहले वाला पोर्शन है वो पर्यावरण से रिलेटेड होगा। फिर यहाँ पे आपको 3 टर्म्स मिलेंगे। 3 टर्म्स कौन कौन से हैं, ग्रोथ, ग्रोथ मतलब होता है आपका वृद्धि। फिर होता है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब होता है विकास। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो आप जानते ही हैं, ये हो गया आपका सतत विकास। तो सबसे पहले तो देखते हैं इन तीनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है इन तीनों में। सीधी बात है 3 अलग अलग शब्द हैं तो उनका मतलब भी कुछ अलग अलग ही होगा। जब हम बात करते हैं सिर्फ वृद्धि की, ये देखिए ये वाला जो आपका पोर्शन है ये एनवायरनमेंट इकोनॉमी दोनों से रिलेटेड है। जब हम बात करते हैं आपके किसके, ग्रोथ की, ग्रोथ की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैंने ग्रोथ दिखाया हुआ है। एक छोटा सा बच्चा है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और वो अडल्ट हो रहा है, ठीक है, ग्रोथ हो रही है उसमें। तो आप देख रहे हैं कि यार ग्रोथ हो रही है, इसको हम बोल रहे हैं वृद्धि की, वो बड़ा हो रहा है। तो ये हो गया आपका वृद्धि। किसी भी चीज में हम क्या करेंगे, अगर ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी लगातार, चाहे वो साइज की बात करें, साइज में बढ़ रहा है ना, तो साइज में बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, विकास की,
तो आपको भी पता है डेवलपमेंट इसको नहीं बोलते कि ये डेवलपमेंट हो रहा है, अब नॉर्मल टर्म में भी यूज करते हैं ना कि उसका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, उसका विकास बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसका ये मतलब है कि ये जो आदमी है और या फिर ये जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब उसका वृद्धि तो हो रही है, ठीक है, वृद्धि तो हो ही रही है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, इसके साथ साथ उसके मानसिक जो आपकी मानसिक क्षमता है उसमें वृद्धि हो रही है, उसमें विकास हो रहा है। तो मानसिक वृद्धि मतलब मानसिक विकास हो रहा है, उसके साथ साथ सामाजिक विकास हो रहा है, संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, जो आपका बोलचाल है मतलब भाषा जो है वो सीखी जा रही है, तो नैतिकता का विकास हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे नैतिकता की बात करेंगे, यहाँ पे हम भाषा का विकास कहेंगे कि भैया भाषा का विकास भी हो रहा है, छोटा बच्चा है बोल नहीं पाता, फिर धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करता है, नैतिकता आती है क्या सही है क्या गलत है आसपास की चीजें देखकर, है ना, मम्मी किस चीज के लिए मना कर रही है, सामाजिक आता है कि कैसे बड़ों से बात करनी है, सामाजिक विकास आता है। उसके अलावा हमारा मानसिक विकास की बात करते हैं कि जो आपका माइंड है वो डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको पता है कि वृद्धि हो जाती है बहुत सारे बच्चों में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से क्या हो पाता है, मानसिक विकास नहीं हो पाता। तो ये सब किस में आता है, फिर ये विकास में आता है। जैसे आपका जो स्वास्थ्य वाला पोर्शन है, स्वास्थ्य वाला जो पोर्शन है वो भी किस में आएगा, विकास में आएगा। तो फिर ये समझ के चलिएगा कि वृद्धि हम बहुत छोटे पॉइंट की बात कर रहे हैं, और जो आपका विकास है, डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है ना, शारीरिक भी, मानसिक भी, सामाजिक भी, नैतिकता भी। तो ये हो गया आपका विकास। अब यहीं पे अगर हम बात करें किसकी, अपने इकोनॉमी की, इकोनॉमी में अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था में, तो आप पढ़ते हैं जीडीपी, जो आपके मध्य प्रदेश की जीडीपी है या इंडिया की जीडीपी है। तो जीडीपी क्या है, आपकी जीडीपी बढ़ रही है अगर, तो उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो जीडीपी बढ़ रही है तो उसमें वृद्धि हो रही है। लेकिन जब हम बात करेंगे डेवलपमेंट की, कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर आपकी जीडीपी बढ़ती है, जीडीपी इंक्रीज होती है, तो हम कह रहे हैं कि ठीक है यार वृद्धि तो हो रही है, लेकिन हम कहते हैं क्या विकास हो रहा है क्या। तो विकास के फिर पैमाने हम क्या रखते हैं, जैसे कि गरीबी कम हुई कि नहीं हुई, जो आपका रोजगार है, रोजगार डेवलपमेंट, रोजगार का विकास हुआ कि नहीं हुआ, जो आपका स्वास्थ्य और शिक्षा है, स्वास्थ्य शिक्षा है, इनका विकास हुआ कि नहीं हुआ। तो हम जब बात करते हैं विकास की, तो हम सिर्फ ये नहीं देखते कि पूरे भारत की जीडीपी ग्रो कर रही है, हम ये देखते हैं कि गरीबी कम कितनी हुई है कि नहीं हुई है, रोजगार कितना डेवलप हो मतलब रोजगार जो है वो कितने उत्पन्न हो रहे हैं। आप इसमें एक शब्द भी पढ़ते हैं एसडीजी, ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो आपका गोल होता है, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, ठीक है, जो ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जो कि यूएनडीपी करता है जारी, उसमें क्या देखते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा इसके पहले, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन का हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो इसमें हम शिक्षा देखते हैं, इसमें हम स्वास्थ्य देखते हैं, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देके बता रही हूँ। तो ये याद रखिएगा जब हम इकोनॉमी वाले पोर्शन में पढ़ेंगे, वृद्धि और विकास तो मैंने नॉर्मल टर्म्स में बता दिया। अगर हम एक छोटे बच्चे को लेकर चलते हैं, अगर अर्थव्यवस्था को लेकर चलते हैं, तब क्या है, आपकी जीडीपी ग्रो कर रही है, मतलब वृद्धि हो रही है, लेकिन विकास हो रहा है कि नहीं, ये कैसे देखेंगे हम, क्या गरीबी आपके यहाँ कितनी कम हुई, जो लोग गरीबी में रह रहे थे उनकी मतलब उनके पास पैसे आ रहे हैं कि नहीं, उनके पास रोजगार आ रहा है कि नहीं, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो उनका तरीका है रहने का, वो थोड़ा इंप्रूव कर रहा है कि नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी मिल रही है, शिक्षा सुविधाएं कैसी मिल रही है। तो ये सारी चीजें फिर आती हैं विकास में, ठीक है। फिर ये भी याद रखिएगा कि अगर हम बात करें कि अगर विकास इतना इंपॉर्टेंट है, तो फिर हम वृद्धि की क्यों बात करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि अगर जीडीपी ग्रोथ नहीं होगी, अगर विकास आपका वृद्धि होगी ही नहीं, जीडीपी बढ़ेगी ही नहीं, तो हम विकास की बात फिर कर ही नहीं पाएंगे। मतलब ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। विकास, अगर आपकी वृद्धि हो रही है, जरूरी नहीं है कि विकास हो, मतलब ग्रोथ हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट होगा ही, लेकिन डेवलपमेंट होने के लिए, आपके विकास होने के लिए वृद्धि होना जरूरी है, जीडीपी का ग्रो करना जरूरी है ना। तो ये जरूर याद रखिएगा कि आपकी डेवलपमेंट के लिए, मतलब डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, आपकी क्या जरूरी है, ग्रोथ जरूरी है। इसीलिए हम ग्रोथ को छोड़ नहीं सकते, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ग्रोथ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं।
अब जब हम इस ग्रोथ और डेवलपमेंट में लगे होते हैं तो क्या करना होता है, हमें गरीबी दूर करनी है, रोजगार ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न करना है, तो हमें बहुत सारी फैक्ट्रीज लगानी है, हमें बहुत सारा क्या करना है, रोजगार उत्पन्न करना है, तो फैक्ट्री लगाएंगे, खनिज संसाधन जितने भी है उनको खुदाई करके निकालेंगे जिससे हम ज्यादा से ज्यादा उनका यूज कर पाए। तो हम ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, तो हम इस चीज में भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो संसाधन है, पृथ्वी तो एक ही है और उसमें क्या है, हमारे पास लिमिटेड संसाधन है। जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है वो क्या है, प्राकृतिक लिमिटेड है, फिक्स मात्रा में, निश्चित मात्रा में ही है हमारे पास ये संसाधन। लेकिन जब हम सोच रहे होते हैं कि यार हमें ग्रोथ करनी है, फिर जैसे ही ग्रोथ हो जाएगी, मतलब जीडीपी ग्रो करने लग जाएगी, तो फिर हम डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, तो हम रोजगार वगैरह के लिए, गरीबी वगैरह के लिए काम करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि जैसे पॉलीथीन वगैरह हो गया, तो क्या है, वो हमारा जीवन आसान करने के लिए हमने पॉलीथीन बना ली, पॉलीथीन का यूज इतना ज्यादा करने लग गए, लेकिन फिर हमने ध्यान नहीं दिया कि उसका जो डिग्रेडेशन रेट है, मतलब वो क्या करती है, मिट्टी में पड़ी रहती है बहुत सालों तक, डिग्रेड नहीं होती है, उसकी वजह से क्या हुआ, आपकी मिट्टी खराब हो रही है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जैसे आपका सॉइल, मिट्टी हो गई, जो हमारी अर्थ है, हम उसको खराब कर रहे हैं। तब इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये लगा कि यार हम जितना भी यूज कर रहे हैं, पृथ्वी जो है अपने आप को रिकवर कर नहीं पा रही है और धीरे धीरे ये खत्म हो जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर एक कॉन्सेप्ट आया वहीं पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। मतलब आप डेवलपमेंट करो, विकास करो, बिल्कुल करो, लेकिन ऐसी तरीके से करो, ऐसे तरीके से करो जिससे आपका विकास भी हो, साथ ही साथ आपका जो एनवायरनमेंट है वो भी प्रोटेक्ट रहे। तो जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम 3 चीजों को दिमाग में लेकर चलते हैं। और देखिए, जब हम बात करते हैं कि हम बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, हम बहुत ज्यादा मतलब प्राकृतिक संसाधन है उनका यूज कर रहे हैं, बहुत अत्यधिक यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे क्या है, बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारा जो फूड सिक्योरिटी है, मतलब खेती, अगर सॉइल बहुत खराब हो जाएगी, मिट्टी आपकी खराब हो जाएगी तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो आपका जो फूड सिक्योरिटी है, जो खाद्य की आपकी व्यवस्था है वो खराब होगी, वो खराब होगी तो अल्टीमेटली आपके जो लोग हैं उन पे प्रभाव पड़ेगा, गरीबी और ज्यादा बढ़ेगी, तो आपका जो विकास है वो क्या होगा, वो अवरुद्ध होगा। तो आपका जो इन्वायरमेंट है वो रिलेटेड है किससे, आपके विकास से ही रिलेटेड है, आपकी इकोनॉमी से ही रिलेटेड है। एक तरफ अगर आप सिर्फ सोचे कि हम सिर्फ ग्रोथ कर लेते हैं, डेवलपमेंट नहीं कर लेते, डेवलपमेंट नहीं ध्यान देते, तो वो भी बिल्कुल गलत है ना। बहुत सारे लोग गरीब ही रह जाएंगे, बहुत सारे जो बहुत कम लोग हैं उनके पास ही सिर्फ संसाधन आ जाएंगे सारे के सारे। फिर अगर हम बात करते हैं कि सिर्फ हम डेवलपमेंट करते जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री लगा देते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोजगार कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि आप देखते हैं कि यार जो आपके जो अर्थ है, जो हमारे पास संसाधन है, जो हमारे पास पृथ्वी है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, खराब होती जा रही है, संसाधन खराब होते जा रहे हैं। तो हम फिर क्या करेंगे, हमारे जो विकास की जो गति है वो अवरोध होगी, रुकेगी थोड़ा सा, उसकी वजह से क्या होगा, फिर आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो इसलिए जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट आया वो इसलिए आया कि भाई आपका विकास अभी तो जरूर हो रहा है, लेकिन अगर आप सस्टेनेबली तरीके से नहीं करते हैं, अच्छे तरीके से नहीं यूज करते उसका, तो आने वाले टाइम पे ना ग्रोथ होगा और ना डेवलपमेंट होगा, तो आपकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी भी प्रभावित होगी। तो फिर इसमें 3 कॉन्सेप्ट आते हैं, एक तो होता है आपका सोशल, एक होता है आपका इन्वायरमेंट, और एक होता है आपका इकोनॉमी। सोशल मतलब आपका सामाजिक, इन्वायरमेंट मतलब आपका पर्यावरण, और इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था। तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि आप सामाजिक व्यवस्था जो भी है आपकी, उसके अलावा पर्यावरण और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था, हमें इन तीनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फिर आई कि हम डेवलपमेंट, ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ के थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट के जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा ध्यान फिर जाता है कि भाई हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है जिससे आज हम भी यूज कर लें और जो फ्यूचर जनरेशन है उसको भी वो चीजें यूज में आए, है ना। ऐसा नहीं हो कि आने वाले टाइम पे बिल्कुल कुछ मिले ही नहीं फ्यूचर जनरेशन को। तो हमें सोशल, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी तीनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, यहां से आता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं, ये आपको बेसिक टर्म समझ में आ गए ना। यहाँ पे मैंने इतना डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि
सतत विकास की अवधारणा पूछा हुआ था, है ना, कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, तो इसलिए हमने डिटेल में पढ़ा। अब देखते हैं कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है आया कहाँ से, लोगों को कैसे दिमाग आया, कब दिमाग आया कि भाई हमारे जो संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, अत्यधिक यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, जब पता चला कि यार जो बिलियन में जा रही है हमारी पॉपुलेशन, उसके बाद एक दो रिपोर्ट्स आई जिससे जो आपके वर्ल्ड लीडर हैं, जो आपके बड़े बड़े नेता हैं, उनको पता चला कि यार जो ये आपके रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और इतनी ज्यादा जो पॉपुलेशन बढ़ रही है आने वाले टाइम पे उसको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो फिर एक क्या आता है यहाँ पे, बर्टलैंड कमीशन बनाया जाता है, पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग, एक आयोग बनाया जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 1987 आवर कॉमन फ्यूचर इशूड बाय बर्टलैंड कमीशन अंडर द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, एक यहाँ पे कमीशन बनाया जाता है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। क्या होता है 1987 में बर्टलैंड कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट का नाम रहता है अवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, ये आपका टाइटल रहता है अवर कॉमन फ्यूचर। उसमें ये बताता है पहली बार कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, सतत विकास जो है वो है क्या, आने वाली अपने हमारा साझा भविष्य, इसके अनुसार था आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौते किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है। मतलब आज के टाइम पे हम ये नहीं बोलेंगे कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, अपना जो विकास ही है उसको अवरुद्ध कर दो, उसको कम कर दो, नहीं, आप वो करो, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो है उनकी आवश्यकता भी क्या हो, पूरी हो सके। तो यहाँ पे हो गया टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, जो आपकी प्रेजेंट जनरेशन है उसकी जो भी जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए, उसको पूरा करना है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन की जो भी एबिलिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज किए बिना, है ना, उनको भी यूज हो। मतलब आज हम पानी यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आने वाली जनरेशन में बहुत ही ज्यादा उनको दिक्कत हो रही है पानी के लिए। आपको पता है ग्राउंड वाटर कितना नीचे चला गया है। फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, थोड़ा सा लास्ट में मिस्टेक हो गया, मतलब उसकी आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी अपनी नीड पूरी कर पाए, साथ ही साथ आज के टाइम पे जो भी आपके लोग हैं वो भी अपनी मतलब जो भी नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, पूरी कर पाए। ये है आपका क्या, सतत विकास, ठीक है। ये डेफिनेशन आती है पहली बार किसमें, ये जो आपका बर्टलैंड कमीशन है एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम रहता है अवर कॉमन फ्यूचर। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि हम बात करते हैं सतत विकास की अवधारणा, बेसिक कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो पहली बार डेफिनेशन कौन लाया था, आपका बर्टलैंड कमीशन लाया था 1987 में, और उसका क्या था, रिपोर्ट का नाम क्या था, हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर, कि हमारा पूरी पृथ्वी के जो लोग हैं उनका कॉमन फ्यूचर है, ठीक है। यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है, ये आपकी डेफिनेशन देता है कौन, बर्टलैंड कमीशन पहली बार सतत विकास के बारे में। फिर देखते हैं फिर आपका आता है इनिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1972। 1987 में तो हमने डेफिनेशन दे दी, 72 में क्या होता है, हम इंट्रोड्यूस करते हैं इनिशियल कॉन्सेप्ट, होना क्या चाहिए, इसके अंतर्गत कर क्या सकते हैं, and was well embraced as a vision recognizing the interconnectedness of social, economic and environmental issue। मैंने आपको यही बताया कि यहाँ पे अंतर संबंध को इन्होंने पहचाना कि आपका जो सोशल है, ये आप कहीं भी जब मेंस वगैरह की आंसर राइटिंग करेंगे और आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताना होगा तो आप आराम से ये चीज बता सकते हैं कि इसमें 3 चीजें इंक्लूड होती हैं, सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट। और ये समझ में आया कि हम तीनों चीजों को एक साथ लेके चल सकते हैं। अगर हम सिर्फ इकोनॉमी पे ध्यान देंगे तो आपका सोशल और इन्वायरमेंट दोनों इम्पैक्ट होगा। कैसे होगा, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अभी तो ठीक है हम बहुत सारा क्या कर लें, पैदा कर लें, अन्य बहुत सारा फर्टिलाइजर यूज कर दें, बहुत सारा हम निकाल लें बिल्कुल चूस के मिट्टी से जितना भी खाद्यान्न है, लेकिन आने वाले टाइम पे आपकी वही मिट्टी क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, तो हमारा क्या होगा, खाद्यान्न होगा ही नहीं, खेती ही नहीं होगी। तो फिर सोशल इम्पैक्ट भी है उसका कि भुखमरी होगी आपके यहाँ। तो इकोनॉमिक जो आपकी ग्रोथ है, इकोनॉमिक जो आपका डेवलपमेंट है, सब रुक जाएगा अगर आप इन्वायरमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं।
तब इन्होंने 1972 में जाके समझा कि भाई तीनों चीजें जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ उनका अंतर संबंध है। अब किसी एक चीज को लेकर नहीं चल सकते। और ये भी नहीं है कि आप अभी इकोनॉमी पे ध्यान नहीं दें, अभी आप डेवलपमेंट की बात नहीं करें, अभी गरीबी नहीं हटाएंगे तो फिर लोग मर जाएंगे। तो अब आज की जो गरीबी है, आज की जो भुखमरी है, आपको उस पर भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं जो मतलब ये जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो कितना ज्यादा पेचीदा है। यहाँ पे ग्रोथ भी करनी है, यहाँ पे डेवलपमेंट भी करनी है, लेकिन यहाँ पे हमें इन्वायरमेंट को भी बचाना है, खुद के लिए और आने वाले फ्यूचर जेनरेशन के लिए। तो यहाँ पे वही आपका होगा कि प्रारंभिक अवधारणा 1972 में पेश की गई थी। सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर अंतर संबंध को पहचानने वाले दृष्टिकोण के रूप में अच्छी तरह से इसे पहचाना गया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनिशियल कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। फिर बात करते हैं 1972 में क्या हुआ था। मैंने बताया कुछ रिपोर्ट्स आई थी आपकी बर्टलैंड रिपोर्ट के पहले भी, जिसने बताया था कि भाई पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। साथ ही साथ इसी टाइम मतलब इसके पहले ही हमें पता चल गया था किसके बारे में, ओजोन होल के बारे में, कि हम जो चीजें यूज कर रहे हैं उससे ओजोन होल हो रहा है। तो हमने फिर अलग अलग बहुत सारे क्या कॉन्फ्रेंसेस वगैरह किए ओजोन होल से संबंधित। यहाँ पे फिर क्या आता है 1972 में होता है आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट। यहाँ पे होता है आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, कहाँ पे होता है? स्टॉकहोम, स्वीडन में। आपने ये पढ़ा होगा मतलब 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन होता है ना। तो ये स्टॉकहोम स्वीडन ये कन्वेंशन होता है 1972 में। was the first world conference to make the environment a major issue। इसके पहले सीरियस ही नहीं ले रहे थे। 1972 में जाके पहली बार पूरा वर्ल्ड किसी एक मुद्दे पे सीरियस होता है एनवायरमेंट के। मतलब आपका यूएसए और यूएसएसआर दोनों साथ में आते हैं और एग्री करते हैं कि हाँ एनवायरमेंट इशू बहुत ज्यादा क्या है, बहुत बिग इशू है, मेजर इशू है। तो ये पहली बार आते हैं, मिलते हैं कहाँ पे? स्टॉकहोम में, स्वीडन में, है ना। स्वीडन नाम आपका जो देश है, वहां पे स्टॉकहोम में पहली बार मिलते हैं। नाम रखते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। मतलब आपका जो आपका यूनाइटेड नेशन है ना वो करवाता है। तो फिर यहाँ पे सब आके मिलते हैं। तो ये होता है कि अब करना क्या है, बताओ फिर डिसाइड क्या किया है। तो ये डिसाइड करते हैं कि भाई पहले तो हर साल हम हर 10 साल में मिला करेंगे, मिलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। तो ये डन किया कि चलो 1972 में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सीरियस इशू है, हम क्या करेंगे हर 10 साल में मिलना चालू करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने हर 10 साल में मिलना चालू किया। दूसरा यहीं पे आया कि यार अब कुछ आ ही गए हैं, मिल ही लिया, तो कुछ काम भी कर लो, समोसा खा के जाने का क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम क्या बनाते हैं, यूएनईपी बनाते हैं। यूएनईपी क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। एक प्रोग्राम बना लेते हैं। तो ये बनाया गया यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। आपको पता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? इसका हेडक्वार्टर था नैरोबी, केन्या। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर हमने बनाया यहाँ पे केन्या में, नैरोबी केन्या में बनाया यूएनईपी का हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये दो काम हमने मेन किए 1972 में कि अब सब लोग आ ही गए हैं, मिल ही लिया है स्टॉकहोम में, इसको स्टॉकहोम कन्वेंशन भी बोलते हैं। तो जब कॉन्फ्रेंस हो ही गई है तो अब क्या करते हैं, हर 10 साल में मिलना चालू करेंगे। साथ ही साथ यूएनईपी बना देते हैं कि इसको काम दे देंगे, तुम कुछ ना कुछ काम करते रहना इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है जब तक किसी प्रोग्राम की या किसी ऐसे कमिटी की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना नहीं करते तब तक काम आगे बढ़ता नहीं है। तो हमने क्या किया, एक प्रोग्राम बना दिया यूएनईपी। ठीक है, फिर क्या होता है, 10 साल में डिसाइड किया था मिलने के लिए, तो 1982 में मिलते हैं। तो ये आपका फिर 10 साल बाद 72 से 82 में मिले। कहाँ मिलते हैं? नैरोबी केन्या में। यूएनईपी बोलता है मेरे घर में ही आ जाओ, यहीं मिल लेते हैं। ठीक है, जब ये मिलते हैं, सारे लोग आए, सारे देश के जो आपके मेन लीडर्स हैं वो आए। उन्होंने बोला कि बताओ भाई क्या किया 10 साल में पिछले। तो यूएनईपी बोलता है कि मेरे साथ तो दे दो तुम WMO को, जो आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, यूएनईपी और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये पहले ही बन चुका था। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, फिर बनाते हैं कि यार कुछ ना कुछ हम काम करते हैं। तो ये हुआ क्या, करना क्या है ये बताओ। तो फिर ये आईपीसीसी बनवाते हैं, आईपीसीसी का गठन करवाते हैं। आईपीसीसी है आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे, है ना। क्लाइमेट चेंज कंटिन्यूसली हो रहा था, लोगों को भी दिख रहा था कि यार क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो उसके लिए काम करने के लिए यूएनईपी और WMO ने मिलकर बोला कि आप आईपीसीसी बनाओ,
एक ऐसा इंटर गवर्नमेंटल पैनल बनाओ, ये एक पैनल टाइप का है जो क्लाइमेट चेंज पे, आपका जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पे काम करेगा, ठीक है। तो इसको बना दिया जाता है, इसकी स्थापना की जाती है। फिर आईपीसीसी जो है, आप जब भी करंट वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आप जरूर देखते होंगे कि आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है। तो ये आईपीसीसी क्या करती है, अपनी रिपोर्ट देती रहती है। आईपीसीसी की पहली रिपोर्ट आई 1990 में, 1982 में बनाया गया, मतलब 82 में मिले थे, फिर उसके बाद बनाया गया, फिर उसके बाद 90 में जाके आईपीसीसी की पहली रिपोर्ट आती है। और तब इसने एग्जैक्टली बताया कि आपका जो क्लाइमेट चेंज है वो कैसे पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करेगा। अभी तक तो ये चल रहा था ना, क्या कोई पूछ रहा था कि क्या चल रहा है, सब ठीक है, सब ठीक है, मतलब अगर आपकी हेल्थ भी खराब होती है तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि क्या चल रहा है, हाँ थोड़ा सा वीकनेस, लेकिन सब ठीक है, सब ठीक है, जब तक कि आप टेस्ट नहीं करवाते। जैसे ही आप टेस्ट करवाएंगे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्या क्या कमियां हैं आपके बॉडी में, है ना। सेम ऐसे ही अब तक तो कह रहे थे कि हाँ एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो इशू है, पर्यावरण पे ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन हमने रिपोर्ट जारी नहीं की थी। जैसे ही आईपीसीसी जो आपका एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल है, उसने क्लाइमेट चेंज पे अपनी पहली रिपोर्ट दी, उसने बताया कि भाई 1.5% से 2% भी अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है अर्थ का, तो कितनी ज्यादा चीजें, खराब चीजें हो जाएंगी। आपके जो आइलैंड्स है वो डूब जाएंगे, बर्फ पिघल जाएगा, बर्फ पिघलेगा तो आपके साइड साइड के जो कोस्टल रीजन्स हैं, कोस्टल राज्य हैं, वो सारे डूब जाएंगे। कितनी ज्यादा मतलब इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था का लॉस होगा। तो ये सारी चीजें इसने 1990 में बताई और सब सीरियस हो गए कि यार 1990 में जाके सीरियस हुए कि बहुत थोड़ा मतलब गड़बड़ है, ध्यान देना पड़ेगा, कुछ ज्यादा बड़ी बात हो रही है ना। तो पर्यावरण, आपके एनवायरनमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। तब तक आप देख रहे हैं कि अब 10 साल कंप्लीट होने वाले थे, तो 92 में फिर से मिलना ही था। तो फिर आता है आपका 1992, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी जो मैं आपको बता रही हूं वो आपका यूनिट 7 वाला है ना, जिसमें हमारे सतत विकास की अवधारणा पढ़ना है। तो ये हम डिटेलिंग उसकी अवधारणा पढ़ रहे हैं। सबसे पहले 1972 में कॉन्सेप्ट आता है, 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर में उसकी डेफिनेशन आती है, उसके बाद 72 में हम उसके बारे में 72 में बात करते हैं, 87 में आता है उसका आवर कॉमन फ्यूचर में डेफिनेशन, उसके बाद आता है 82 में कि चलो कुछ काम करते हैं, आपका आईपीसीसी बनता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल बनता है क्लाइमेट चेंज पे। क्लाइमेट चेंज अपनी रिपोर्ट देता है आईपीसीसी 1990 में जाके। 1990 में जाके फिर पता चलता है कि यार बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्या करना चाहिए। तो 1992 में 10 साल कंप्लीट होने ही वाले थे 82 के बाद, तो 1992 में फिर सारे के सारे मिलते हैं। अब कहाँ मिलते हैं, ये रियो डी जेनेरियो, आपका जो ब्राजील है, ब्राजील जो है वहां पे मिलते हैं, ठीक है, ब्राजील में रियो डी जेनेरियो, वहां पे इस समिट को बोलते हैं रियो समिट। और आपने इन्वायरमेंट वाले पोर्शन में पढ़ा ही होगा कि आपका रियो समिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर रियो समिट +5, रियो समिट +10, फिर आप ऐसे कंटिन्यूअसली पढ़ते जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे पहली बार जो रियो समिट होता है वो होता है 1992 में, ब्राजील रियो में। ये पहला आपका अर्थ समिट भी होता है, हम अर्थ के लिए बात करने आते हैं इसलिए आपका अर्थ समिट भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका अर्थ समिट। यहाँ पे डिसाइड किए जाती हैं दो चीजें, यहाँ पे अर्थ समिट में दो चीजें आती हैं। एक ऐसी चीज रहती है जो कि लीगली बाइंड रहती है, लीगली बाइंडिंग। लीगली बाइंडिंग मतलब अगर आप, कोई भी देश इसको साइन करता है तो वो उसके ऊपर लीगली बाइंड है, फिर वो उसको काम वो करना ही पड़ेगा, है ना। जैसे आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, जैसे ओजोन के लिए हम देखें, क्लाइमेट चेंज के लिए देखें, आपका पेरिस एग्रीमेंट है, मोदी जी जाके बोलते हैं ना कि हम आपके 2070 तक नेट न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे, है ना, कार्बन न्यूट्रल देश बनेंगे। तो ये सब क्या है, ये आपका लीगल बाइंडिंग है, तो कि आपको करना पड़ेगा ये, ठीक है। दूसरी तरफ क्या हुआ, यहाँ पे हमने कुछ ऐसे पॉइंट बनाए, कुछ तो ऐसे बनाए जो लीगली बाइंड होंगे, कुछ ऐसे पॉइंट बनाए जो नॉन लीगल मतलब बाइंडिंग नहीं होंगे, ठीक है, लीगली बाइंडिंग नहीं होंगे। तो ये हो गया आपका लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो कुछ ऐसे हैं जो आपके लीगली बाइंडिंग हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपके लीगली बाइंडिंग नहीं है। उनको बस क्या है कि सब ने मिलकर वो पूरा एक गोल डिसाइड कर लिया है कि हमें ऐसा ऐसा करना है, लेकिन वो लीगली बाइंड नहीं है, मतलब आपके ऊपर बिल्कुल फोर्सफुली बताया नहीं गया कि आपको ये करना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर कोई देश, मान लीजिए वर्ल्ड में अगर कोई देश ये जो लीगली बाइंडिंग आपके एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं वो नहीं माने तो क्या होगा,
कुछ कुछ में ऐसा होता है कि सिर्फ हम आलोचना कर सकते हैं, अमेरिका आलोचना करेगा भारत की अगर भारत नहीं फॉलो करता, जो आपके फ्रांस है, ब्रिटेन है, वो आलोचना कर रहे हैं। कुछ ऐसा होता है एग्रीमेंट में लिखा होता है कि अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो आपके ऊपर कुछ क्या होंगी, बंदिशें लगेंगी। तो कुछ ना कुछ उसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। तो ऐसे आपके होते हैं लीगली बाइंड। अगर लीगली बाइंड नहीं है उसका क्या मतलब होगा कि आपको, आपके ऊपर मतलब नैतिक रूप से क्या है, थोड़ा सा फोर्स है कि आपको ये काम करना चाहिए। लेकिन इस अगर आप नहीं कर पाते या आप उसमें जैसे सक्षम नहीं है करने में, तो ऐसा नहीं है कि आपकी आलोचना होगी या मतलब आपके बारे में कुछ बोला जाएगा। तो ऐसे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1992 में दो डिफरेंट हमने पार्ट्स में डिवाइड किए। एक ऐसा पोर्शन था जो लीगली बाइंड था, जो आपको करना ही था लागू। दूसरा ऐसा था जो लीगली बाइंड नहीं था। यहाँ पे मैंने 4 नाम लिखे हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज पे है आपका, क्लाइमेट जो हो रहा है चेंज। एक है आपका डिजर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण हम बात करते हैं कि आप मिट्टी बचाओ, एनवायरनमेंट बचाओ। हम मतलब एनवायरनमेंट की बात करते हैं, वायु प्रदूषण की बात करते हैं, हम मिट्टी की बात नहीं करते कि अगर आपकी मिट्टी ही खराब हो गई, बंजर हो गई, मरुस्थलीकरण हो गया उसका, तो आपके यहाँ सबसे पहली जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी फूड सिक्योरिटी की। खाना ही नहीं होगा, खाना नहीं होगा तो अपने आप तो आपकी गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी पता नहीं किस लेवल पे पहुंच जाएगी। तो इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका मरुस्थलीकरण। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी, आपका जो जैव विविधता है, जैव विविधता, जैव विविधता। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ हर साल कितने सारे जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। तो हमारी जैव विविधता को भी बचाना जरूरी है, क्योंकि आपका जो फूड चेन है पूरा का पूरा वो खराब हो जाएगा। तो हमने फिर इस पे भी मतलब इस पे भी ध्यान दिया कि यार देखो, एनवायरनमेंट को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि हमें क्लाइमेट चेंज पे भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना, जो ये आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, हमें मरुस्थलीकरण, जो आपकी मिट्टी खराब हो रही है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था जैव विविधता। जो आपके इतने सारा जैव विविधता जो है आपका, वो खराब होता जा रहा है, वो धीरे धीरे आपके पशु पक्षी एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, उस पर काम करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट आता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब हम विकास की बात करते हैं तो आपका विकास भी सस्टेनेबल होना चाहिए, सतत होना चाहिए, ठीक है। तो चौथा पॉइंट आया सस्टेनेबल का। इसमें से जो आपके ये 3 हैं, ये चारों आपके कहां पे पॉइंट आए थे, 1992 में। मतलब हमने हर चीज के लिए 4 अलग अलग ब्लॉक्स बना लिए। हमने एक ब्लॉक बनाया है क्लाइमेट चेंज पे कि एक पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, समिट रखा करेंगे क्लाइमेट चेंज के लिए। इसलिए आप देखते हैं पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज वाला अलग से होता है, ठीक है, आपका जो COP होता है। उसके अलावा डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण के लिए हम अलग से रखेंगे, उस पर अलग से मिलकर बात किया करेंगे। बायोडाइवर्सिटी पे हम अलग से मिलकर बात किया करेंगे। मतलब हमने इनकी समझी इंपॉर्टेंस और उसको डिवाइड कर लिया 4 अलग भागों में, और एक आपका भाग हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आपके जो तीनों हैं वो लीगली बाइंड है, ये याद रखिएगा। जो आपके ये लीगली बाइंड है ये तीनों, UNFCCC मतलब आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके अलावा UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, और यहाँ पे कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे आपके जो ये तीनों थे, ये क्या है, आपके लीगली बाइंड है, इस पे काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बस जो था वो आपका लीगली बाइंडिंग नहीं था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 4 पॉइंट में हमने डिवाइड किया, 3 जो है वो लीगली बाइंड है। एक हमने ऐसे कर दिया कि यार कुछ मजे मजे के लिए भी रख लो कि चलो ये सब कर ही रहे हैं तो ये भी कर लेंगे, जैसे गरीबी हटाना, भुखमरी के लिए। तो मेन मुद्दे आपके इस पे ध्यान देना है। साथ ही साथ हमने क्या किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हम लेकर चल रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका हो गया जो लीगली बाइंडेड नहीं है, ठीक है। बेसिक समझ में आया इतना। 1992 में हुआ ये। अब 1990 में आई थी रिपोर्ट, तो आपको पता ही होगा कि 1992 में कितना ज्यादा प्रेशर होगा, है ना, ये काम करने के लिए। फिर आप देख रहे हैं हर एक साल क्या होता है, पेरिस एग्रीमेंट 2015 से फिर मतलब ये अलग अलग चल रहे होते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है अलग अलग मिल रही होती है, ये सब चल रहा होता है। हमें अभी फोकस करना है सिर्फ किस पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, तो हम इस पे फोकस करते हैं।
92 के बाद क्या हुआ कि रियो +5 हुआ, मैंने आपको बताया ना कि रियो समिट उसको बोलते हैं। फिर रियो +10 हुआ, जब हम अगले 2002 में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं रियो +10। फिर जब हम 2012 में मिलते हैं तो हमने बोला रियो +20। ऐसे ही हम 5 साल बाद मिले तो हमने बोला रियो +5, ठीक है। 12 से फिर 97 में मिले। 97 में हमने डिसाइड किया कि भाई अभी क्या आने वाला है, आपका 2000 आने वाला है, 2000 शुरू होने वाला है, मतलब एक नया हमारा क्या शताब्दी शुरू होने वाली है, 21st सेंचुरी शताब्दी शुरू होने वाली है। तो अब इसके लिए कुछ ना कुछ तो टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने 2000 से लेकर 2015 तक के लिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बनाए, जिसको सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य बोलते हैं। मतलब आने वाला जो आपका शताब्दी है उसके लिए हमने 97 में ही बना लिया प्लान कि भाई 97 में मिलके प्लान बनाते हैं, पूरा रोड मैप बनाते हैं कि कैसे क्या काम करना है। तो हमने क्या बनाया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इसको बोलते हैं MDG। जैसे आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको SDG बोलते हैं शॉर्ट में। सेम ऐसे ही SDG के जस्ट पहले चल रहा था 2000 से लेके 2015, 15 सालों के लिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, ठीक है। इसमें क्या था, टोटल आपके 8 गोल्स थे और ये लीगली बाइंडिंग नहीं था। आपको पता ही है कि ये वाला पोर्शन जो है वो बाइंडिंग नहीं बनाते। इसमें क्या क्या था, जैसे कि आपका हंगर, पॉवर्टी, उसके अलावा एजुकेशन की बात करते हैं, उसके अलावा हम इक्वालिटी की बात करते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी, फिर आपका मैटरनल मोर्टेलिटी, मतलब जो आपका मातृ मृत्यु दर है, आपका शिशु मृत्यु दर है, उसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की बात करते हैं। तो हमने 8 गोल बनाए थे। ये भी याद रखिएगा कि जो आपका MDG है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, SDG के पहले था। जैसे ही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आपका 2015 में खत्म हो जाएगा, तब ये होगा कि अब आगे क्या करें। अब तो ये खत्म हो गया ना, अब अचीव तो कर नहीं पाए, अब क्या करें। तो हम फिर आगे का प्लान बनाते हैं कि चलो आगे 15 साल के लिए बना लो। तो फिर 2016 से 2030 तक के लिए प्लान बनाया गया, ठीक है। तो अगले 15 साल के लिए बनाया गया 2016 से 2030 तक के लिए। तो जब हमने नेक्स्ट प्लान बनाया तो उसका हमने नाम रखा SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और इसमें हमने 17 गोल रखे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि 2030 है यहाँ पे, ठीक है। 2016 से 2030 के लिए हमने टारगेट बनाया, 17 गोल्स बनाए जिसको पूरा करना है। तो आपको बेसिक समझ में आया सारी चीजें। हमने कब स्टार्ट किया, 1972, फिर 1982, फिर 1992 में जाके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक अलग से हमने क्या बनाया, मतलब मान लीजिए एक अलग से बॉक्स बनाया कि इसके बारे में भी हमें सोचना है। फिर 97 में हम मिले कि भाई अब 2000 नई शताब्दी शुरू हो रही है, नया आपका सेंचुरी शुरू हो रही, तो अब कुछ टारगेट बना लेते हैं। तो टारगेट बनाया गया 15 साल के लिए, 2000 से लेके 2015 तक के लिए, उसको बोला गया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सहस्त्राब्दी विकास। उसके बाद आपका आया जब 2015 आ गया कि ये हो गया 15 साल तो खत्म हो गए, कुछ हो नहीं पाया, अब क्या करें। तो फिर से बनाया गया 2016 से 2030 तक के लिए आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। उसकी संख्या 8 थी, इसकी संख्या 17 है। आपके गोल जो 17 है ये आपको पूरे के पूरे याद करने हैं, क्योंकि जब आप देखेंगे मध्य प्रदेश की स्थिति तो आपको ये जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश की स्थिति की जब हम बात करते हैं तो है कौन कौन से गोल, किस गोल में, मतलब आपके किस लक्ष्य में कितना आपका मध्य प्रदेश का स्थान है। तो हमें लक्ष्य तो पता होने चाहिए, और साथ ही साथ ये सिर्फ इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब अगर मैं बात करूं आपके जो SDG गोल्स हैं, जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं पूरे के 17 के 17, वो इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए भी, है ना। हम 2 टॉपिक यहाँ पे देख रहे हैं आपका, जैसे यूनिट 7 और आपका हो गया यूनिट 6। इन दोनों में मतलब आपके विज्ञान पर्यावरण वाले में और आपके इकोनॉमी अर्थव्यवस्था वाले में आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मान लीजिए यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन मान के अगर चलते हैं तो ये होता है आपका 6 नंबर। अब सोचिए 6 नंबर के लिए हम पढ़ रहे हैं तो हमें कितने अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए कि आपका एक टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, मतलब आपके 6 नंबर कंफर्म हो गए, कहीं नहीं जा रहे हैं। इसलिए हम इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, बेसिक अवधारणा से लेके क्या चीजें हैं, और आपको पूरी की पूरी इसीलिए याद करनी है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको पूरे के पूरे 17 गोल्स याद भी होने चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ से आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं याद करने के लिए कि क्या करेंगे।
तो सबसे पहले आपके पास दो तरीके होते हैं, जैसे मैं बताती हूँ कि आप या तो हर एक नंबर के लिए कुछ ना कुछ डिसाइड कर लीजिए, जैसे एक का कुछ ऐसा बन नहीं रहा, एक और दो का, दो मतलब मुझे दो, वैसा वाला भी आप कर सकते हैं, तीन का तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, चार का कर सकते हैं यार, आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं। जैसे हम 13 का हमेशा बोलते हैं 13 घाटा, ठीक है, और 7 का हम बोलते हैं 7 7 है। ऐसे जब हम बनाते हैं तो आप चाहे एक एक शब्द के लिए आप ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ पे एक साथ स्टोरी बना के रिलेट कर सकते हैं। स्टोरी कैसे? जैसे कि हो गया, सबसे पहले है आपका पॉवर्टी, यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पॉवर्टी की, गरीबी की। तो सबसे पहले तो हम किस पे ध्यान देंगे, हमें गरीबी पे ध्यान देना पड़ेगा। गरीबी पे मतलब जैसे आप गरीबी पे ध्यान देंगे तो गरीबी का हमारे यहाँ क्या क्राइटेरिया रहता है कि अगर आपको 2 रोटी मिल गई खाने के लिए मतलब आप गरीब नहीं है, खाना पीना मिल रहा है ना तो आप गरीब नहीं है। तो हम बात करते हैं गरीबी की, गरीबी में बात करते हैं 2 रोटी की। तो सेकंड वाला आएगा आपका खाना, हंगर, भूखमरी अगर नहीं है तो हम मानते हैं कि ठीक है गरीब नहीं हो। गरीबी भूखमरी हम साथ में लेकर चलते हैं। तो पहला हो गया आपका गरीबी, आप गरीब नहीं हो या आप गरीब हो अगर आपके यहाँ भूखमरी की प्रॉब्लम है तो दूसरा हो गया भूखमरी, ठीक है। लेकिन अगर आपको 2 रोटी 3 रोटी मिल जाती है, आपका पेट भर जाता है, तो भूखमरी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो फिर क्या रहेगा, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। भूखमरी रहेगी तो आपको भी पता है बहुत सारे इशू रहेंगे। अगर आपको रोटी मिल जाती है प्रॉपर, आपको खाना मिल जाता है, भूखमरी नहीं है, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो तीसरा हो गया आपका स्वास्थ्य। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप क्या करेंगे, शिक्षा में ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। तो पहला हो गया गरीबी। सबसे पहले तो गरीबी की बात करेंगे, याद रखिएगा, सबसे पहले गरीबी की बात करेंगे। गरीबी के कारण आती है भूखमरी। लेकिन अगर आपकी भूख मर जाती, मतलब आपकी भूख अगर खत्म कर दी जाए, आपको खाना पीना दे दिया जाए, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपका पढ़ने लिखने में मन लगेगा, तो आपका हो गया क्वालिटी एजुकेशन। तो फिर आपका चौथा हो गया क्वालिटी एजुकेशन। फिर होता है 5, अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, आपको अगर अच्छी शिक्षा दी जाए, गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जाए, तो आप क्या करेंगे, आपके अंदर फिर जेंडर इक्वालिटी रहेगी। जेंडर इक्वालिटी मतलब पुरुष महिला इन सब में भेदभाव नहीं होगा। तो अगर आपको अच्छी शिक्षा दी जाएगी तो आप भेदभाव नहीं करेंगे, जो आपका लिंग जो भेदभाव होता है, जेंडर इनइक्वालिटी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फिर कि भेदभाव खत्म हो जाएगा, जेंडर इक्वालिटी आ जाएगी, है ना, लिंग समानता आ जाएगी। अगर आपके अंदर शिक्षा है, गुणवत्ता वाली शिक्षा है, तो आप सभी लिंग को समान समझेंगे, ठीक है। अगर आपके क्या हो गया है कि शिक्षा दे दी गई, फिर हमने सारे लिंग को समान समझ लिया। फिर आता है आपका 6। अब 6 का कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे स्टोरी तो खत्म हो गई, अब ये दूसरी स्टोरी। 6 का आप बना सकते हैं छी छी, जैसे बच्चों को बोलते हैं ना छी छी गंदा है मत टच करो उसको, सेम वैसे ही छी छी कर सकते हैं आप 6 से। 6 का क्या हो गया, पानी, अगर आपके आसपास जो गंदा पानी है या सैनिटेशन मतलब साफ सफाई नहीं है, तो आप क्या करेंगे, छी छी तो करते हैं, छी छी गंदा है वहां नहीं जाना है, गंदा पानी पड़ा हुआ है। तो छी छी हम जब करते हैं जब सैनिटेशन नहीं होता, गंदा पानी होता है, तो हमें क्या करना है, क्लीन वाटर और सैनिटेशन पे ध्यान देना है। तो 6 हो गया आपका पानी और सैनिटेशन से रिलेटेड। फिर हो गया आपका 7, जब हम पानी की बात करते हैं, पानी और सैनिटेशन की बात करते हैं, उसके बाद आता है आपका 7। साथ साथ हमको क्या करना है, पानी साफ सुथरा तो करना है, साथ ही साथ हमें क्लीन एनर्जी पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लीन एनर्जी, ऊर्जा पे भी ध्यान देना है कि भाई ये कोयला वाली एनर्जी कितने दिन तक काम करेगी, तो आपको क्लीन एनर्जी पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हो गया, आपको छी छी कर रहे हैं, पानी बहुत गंदा है आसपास, उसके बाद क्या करना है, उसके साथ साथ हमें एनर्जी पे भी ध्यान देना है, क्लीन एनर्जी पे, सोलर पैनल वगैरह ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, तो साथ साथ हमें ऊर्जा पे भी ध्यान देना है। फिर आता है आपका 8, जब हम बात करेंगे क्लीन एनर्जी पे, ऊर्जा पे बात करेंगे, सोलर पैनल वगैरह लगवाएंगे, तो सीधी बात है जब हमारे यहाँ बहुत सारा काम चल रहा होगा ग्रीन एनर्जी के लिए, आपकी क्लीन एनर्जी के लिए, तो बहुत सारा काम चलेगा, तो हमें क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पे 2 चीजें, डिसेंट वर्क मतलब आपको पता है कि हम क्लीन एनर्जी, साफ सुथरी जो ऊर्जा है उसके लिए काम कर रहे हैं, तो आपका वर्क जो है वो अच्छा है, कार्य अच्छा कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे इकोनॉमी का भी ग्रोथ हो रहा है ना, वृद्धि हो रही है हमारे अर्थव्यवस्था की। तो 8 हो गया आपका अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। फिर जैसे ही हमें एनर्जी के लिए बहुत सारे पैनल लगाने हैं तो हमें काम मिला, जब हमें काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपने लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, घर वगैरह बनाना चालू करेंगे।
ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर हम घर बनाना चालू करेंगे। तो जैसे ही हमें क्या होगा, क्लीन एनर्जी पे काम करना है, बहुत सारा रोजगार उत्पन्न हुआ तो हमें डिसेंट वर्क मिल गया, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हमारे पास पैसा आएगा, हम ग्रो करेंगे, तो हम सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाएंगे, मतलब हम सड़क बनवाएंगे, अपना घर बनवाएंगे। तो ये सारा हो गया आपका इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जो आपका आधारभूत अवसंरचना है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर अवसंरचना बनाएंगे। अब हमारे पास पैसा आ गया तो हमने घर बनवा लिया। घर बनवाने के बाद क्या होगा, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, मतलब अब क्या है कि सारे लोगों के पास रोजगार है, सारे लोगों के पास घर है, तो जो आपकी असमानता है वो कम हो जाएगी। तो रिड्यूस इनइक्वालिटी मतलब यहाँ पे आपकी असमानता कम होगी, असमानता में कमी आएगी, क्योंकि सारे लोगों के पास घर है, रोजगार है, फिर सारे लोगों ने घर बनवा लिया, तो अब क्या है, असमानता में कमी आई है, रिड्यूस हुई है इनइक्वालिटी। तो ये आपकी एक लाइन हो गई। सबसे पहले तो भुखमरी है, तो सबसे पहले आपकी क्या है, गरीबी है, पॉवर्टी है, पॉवर्टी के कारण भुखमरी है, बहुत ज्यादा गरीब है तो खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको 3-4 रोटी मिल जाती है, आपका पेट भर जाता है, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा, है ना, भुखमरी भी खत्म हो जाएगी, स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे पाएंगे, तो आपका फिर शिक्षा आ गया, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे पाएंगे तो आप जो लिंग समानता की बात करेंगे, आप लड़कियों को भी समान भाव से देखेंगे, तो लिंग समानता की बात करेंगे। फिर 6 से हो गया आपका छी, पानी गंदा है, सैनिटेशन मतलब साफ सुथरा कुछ भी नहीं है, तो हम छी कर रहे हैं। तो हमें साफ सफाई करने के साथ साथ जो आपका सैनिटेशन है और जो आपका क्लीन वाटर है, उसके साथ साथ क्या करना है, हमें क्लीन एनर्जी भी लगानी है। तो सबसे पहले क्लीन वाटर, उसके साथ साथ क्लीन एनर्जी। अच्छा, जब हम क्लीन एनर्जी की बात करते हैं तो बहुत सारे रोजगार उत्पन्न होंगे, तो हमें एक डिसेंट वर्क मिलेगा, हमें एक साफ सुथरा सा काम मिलेगा, हमें काम मिलेगा तो हमारी ग्रोथ होगी, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हमारी ग्रोथ होगी तो हम क्या बनाएंगे, हम घर बनवाएंगे, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में घर बनवाएंगे, हमारे घर के सामने वाली रोड बनवाएंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाएंगे। जब हम घर बनवा लेंगे और हम रोजगार हमारे पास होगा, तो हमारे पास क्या होगा, समानता, असमानता कम हो जाएगी हमारे इलाके में। सारे लोगों के पास रोजगार है, सारे लोगों के पास घर है, तो हमारे इलाके में असमानता कम हो गई, तो रिड्यूस हो गई इनइक्वालिटी। तो यहां पहुंच गए हम किसमें, 10 नंबर में, 10 नंबर में रिड्यूस इनइक्वालिटी। फिर आता है 11 नंबर में सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। अब इनइक्वालिटी कम हो जाएगी तो हमारा जो सिटी है वो क्या होगा, सस्टेनेबल होगा, मतलब सतत होगा। सस्टेनेबल सिटीज, शहर, जो आपके सतत विकास वाला जो शब्द है, तो वहां पे भी सस्टेनेबल शहर हो जाएंगे आपके। जब हमारी असमानता कम हो जाएगी तो जो हमारे शहर होंगे वो कैसे होंगे, सस्टेनेबल हो जाएंगे। वैसे भी है ना, आपको झुग्गी झोपड़ी में कोई नहीं रह रहा, सब अच्छे अच्छे घर में रह रहे हैं, तो आपका जो शहर है वो भी कैसा होगा, सस्टेनेबल हो जाएगा, सतत हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं 12 में, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। जब हम सतत शहर बनाएंगे, जब हम आपका सस्टेनेबल सिटीज बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, जो हम कंजप्शन ले रहे होंगे वो कैसा होगा, आपका रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब जैसे मान लीजिए हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ हम कोयले से बिजली बना रहे हैं और दूसरी तरफ हम फालतू में पंखा चला के छोड़ आए हैं, फालतू में हमने बहुत सारी लाइट जला रखी है। तो जो हम कंजप्शन करेंगे, जैसे बिजली का ही कंजप्शन कर रहे हैं, जो हम ऊर्जा का कंजप्शन कर रहे हैं, वो भी हम बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल तरीके से करेंगे, जवाबदारी के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका जवाबदारी के साथ हमारा कंजप्शन होगा। ठीक है, कंजप्शन होगा और प्रोडक्शन होगा, जो हम प्रोडक्ट भी बनाएंगे वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से बनाएंगे। तो ये हो गया आपका 11 नंबर में, आपका हो गया शहर, आपका शहर सस्टेनेबल होना चाहिए। फिर 12 नंबर में हो गया आपका, यहाँ पे जो हम बनाएंगे शहर में, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह भी होंगी, तो शहरों में जो फैक्ट्री होंगी उस पर हम ध्यान देंगे कि जो आपका रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन है और प्रोडक्शन दोनों, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन होना चाहिए। जो भी हम बिजली का कंजप्शन कर रहे हैं वो भी जवाबदारी के साथ कंजप्शन कर रहे हो, ये नहीं कि फालतू में बिल्कुल बिजली का यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम करेंगे, तभी आपका जो शहर है वो सस्टेनेबल बन पाएगा। फिर बात करते हैं 13 का, तो आप 13 घाटा से कर सकते हैं। 13 घाटा मतलब गाना सुना ही होगा मैक्सिमम लोगों ने, इसमें 13 घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो सेम ऐसा ही 13 घाटा आ गया आपका क्लाइमेट एक्शन। पृथ्वी कह रही है कि अगर आप क्लाइमेट एक्शन नहीं लेते हो, आप क्लाइमेट के लिए कुछ काम नहीं करते हो, तो इसमें 13 घाटा, सारे के सारे लोग निपटेंगे, मेरा कुछ नहीं जाता।
वो अपने आप को फिर से रिकवर कर लेगी, मतलब अर्थ जो है अपने आप को फिर से मतलब रिकवर कर लेगी, लेकिन घाटा किसका होगा? लोगों का होगा। तो किसका घाटा? अगर आप क्लाइमेट एक्शन नहीं लेते तो इसमें तेरा घाटा, किसी का कुछ नहीं जाता। ठीक है, फिर आता है आपका 14। अब 14 में क्या है? तेरा घाटा हो गया किसमें? अब अगर आप क्लाइमेट एक्शन नहीं लेते, क्लाइमेट एक्शन आप लेंगे तो आपको साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा? लाइफ बिलो वाटर, पानी के अंदर जो आपकी लाइफ है आपको उस पर भी ध्यान देना है। मतलब ऐसा नहीं कि जब हम क्लाइमेट एक्शन की बात करेंगे तो सिर्फ ऊपर ऊपर की बात, समुद्र के नीचे जो लाइफ है उसकी बात करेंगे, उसके अलावा जो लैंड पे लाइफ है उसकी बात करेंगे। तो 14 नंबर पे हो गया लैंड के नीचे वाली, समुद्र वाली जो लाइफ है। 15 नंबर पे हो गया लैंड वाली। ठीक है, वैसे अगर आप 15 को चाहें तो आप 15 भी बना सकते हैं। 15 बंदरा कहाँ पे होता है? लैंड पे होता है, स्थल पे होता है। तो स्थल की जो लाइफ है, स्थल की जो आपके मतलब लाइफ है वो रिलेटेड हो गई बंदरा से। उसके जस्ट पहले याद रखिएगा आपकी लाइफ है समुद्र वाली, तो लाइफ बिलो वाटर। ठीक है, तो तेरा घाटा अगर क्लाइमेट एक्शन नहीं लेते तो उसके बाद समुद्र के नीचे की जो लाइफ है उस पर ध्यान देना है। उसके बाद बंदरा जो है, जो लैंड वाली लाइफ है उस पर ध्यान देना है। तो 15 से हो गया आपका बंदरा। 16 से हो गया पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। आपका पीस और जस्टिस की बात करते हैं, हम शांति की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। तो 16 साल में आप ऐसे मान सकते हैं कि 16 वर्ष की कोई लड़की है, वो शांति की बात करती है, वो न्याय की बात करती है। ठीक है, तो ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं 16 साल में। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि जब हम क्लाइमेट एक्शन लेंगे, जब हम समुद्र के नीचे की लाइफ की बात करेंगे, लैंड की लाइफ की बात करेंगे, तो फिर हम पीस और न्याय की बात करेंगे कि इन सब के साथ क्या होना चाहिए? न्याय होना चाहिए। ठीक है, और 17 सबसे लास्ट वाला जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई ये जो सारे जो आपके सस्टेनेबल गोल हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो कोई भी एक देश अकेले काम नहीं कर सकता। हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, हम पूरे के पूरे देश के भुखमरी हटाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबको एक साथ आके काम करना पड़ेगा। तो सबसे लास्ट में है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, कि एक दूसरे के क्या करे? सहायता करे, पार्टनरशिप प्रदान करे। जैसे अमेरिका के पास कोई अच्छी टेक्नोलॉजी है तो वो भारत को दे, भारत जो भी हेल्प कर सकता है अमेरिका की, भारत अपनी तरीके से करे। तो पार्टनरशिप हो इन सारे गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, 2030 तक जाना है ये यहाँ पे आपका 2030 है, तो याद रखिएगा ये 2030 तक जाएगा आपका, 2016 से लेके 2030 तक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 गोल्स है। याद कैसे करना है? शुरू से सबसे पहले हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा क्या है? गरीबी है, पॉवर्टी है, गरीबी के कारण भूखमरी है। अगर आप 3-4 रोटी आपको मिल जाए और ये लगे कि ठीक है पेट में कुछ चला गया, तो आप क्या करेंगे? आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप शिक्षा पे ध्यान दे पाएंगे, शिक्षा पे ध्यान दे पाएंगे तो आपके यहाँ जो जेंडर इक्वालिटी है, लिंग समानता आ जाएगी, है ना। लिंग समानता के बाद फिर आता है आपका छी क्या करते हैं? क्योंकि गंदा पानी है, गंदा पानी के साथ साथ हमें क्लीन ऊर्जा पे भी बात करनी है, क्लीन एनर्जी पे बात करनी है, क्लीन वाटर के साथ साथ क्लीन, जब हम साथ साथ मतलब आपका ये 7, ठीक है, साथ साथ हम बात कर रहे हैं क्लीन एनर्जी की। एनर्जी पे जब हम बात करेंगे क्लीन एनर्जी पे, तो हम जो काम फैक्ट्री लगाएंगे, काम बनाएंगे, रोजगार डेवलप करेंगे, तो वो आपका डिसेंट वर्क होगा, जो आपका काम होगा वो अच्छा होगा। उसके साथ साथ आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी करेगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, अच्छा काम भी होगा। जब आपके पास रोजगार होगा तो आप घर बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो आपके यहाँ की जो असमानता है वो कम हो जाएगी। आपके यहाँ की असमानता कम हो जाएगी 10 नंबर पे। असमानता आपके यहाँ कम होगी तो आपको जो सिटी है, यहाँ पे सिटी का सतत विकास होगा, तो सस्टेनेबल सिटी बनेगी। सस्टेनेबल जब सिटी बनेंगी तो वहां के जो लोग हैं उनका जो कंजप्शन होगा और जो प्रोडक्शन होगा वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से होगा, थोड़ा जवाबदारी होगी उनके अंदर कंजप्शन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, है ना। तो ये हो गया सिटी से संबंधित हो गया। फिर आपका रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन। फिर बात करते हैं किसकी? तेरा घाटा। तेरा घाटा क्लाइमेट एक्शन नहीं लिया तो क्लाइमेट एक्शन के साथ साथ समुद्र के नीचे का जीवन और समुद्र के मतलब लैंड का जीवन, स्थल का जीवन, दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। जब हम दोनों पे ध्यान देंगे तो हमारे पूरी पृथ्वी पे शांति आएगी, पूरी पृथ्वी के लोगों को, जीव जंतुओं को न्याय मिलेगा। और इन सब के साथ साथ सबसे लास्ट में हमें क्या करना है? 17 नंबर पे हो गया आपका पार्टनरशिप करनी है गोल्स के लिए। तो आई होप आपको हर एक गोल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसके साथ साथ क्या करेंगे? रिवीजन करने के लिए आप पूरी एक लिस्ट बनाएंगे और 1 से लेके यहाँ तक 17 तक क्या करेंगे? आप लिख लेंगे।
और यहाँ पे पूरा का पूरा लिख लेंगे कि पहले हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम गरीबी की बात कर रहे हैं, फिर दूसरे नंबर पे भूखमरी की बात कर रहे हैं। जो भी हमने पूरा का पूरा बनाया है आपका लिस्ट, वो आप क्या करेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे। जैसे ही आप एक बार रिवाइज कर लेंगे आपको हर एक चीज याद हो जाएगी बड़े अच्छे से। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। मेरा ये उद्देश्य रहता है कि आपको जो चीजें मैं पढ़ाऊं वो आप वीडियो के साथ ही आपको याद हो जाए, मतलब आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना पड़े। फिर आप जब एमसीक्यू देखेंगे तो यही क्वेश्चन आपको क्या हो जाएंगे, आपके रिवीजन हो जाएंगे। तो इसलिए आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं क्लास में ही याद कराने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।